मैं रविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके कारण सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं और मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है पेप्टिक अल्सर का। इन सभी बातों को हम लोग डिटेल से समझेंगे, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो अपने ईसोफेगस, स्टमक या डिओडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, उसके अंदर अगर उसकी म्यूकोजा के अंदर लीजन या अल्सर बन जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे हम लोग एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो ये है 5% केसेज के अंदर जो होते हैं, जो अपना जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस का जो एंड पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर 5% केसेस के अंदर ये पेप्टिक अल्सर बनते हैं। 15 से 20% केसेस के अंदर जो है स्टमक के अंदर ये अल्सर बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होते हैं यानी 75 से 80% केसेस के अंदर जो ये अल्सर है वो डिओडिनम के अंदर बनते हैं। कोजेज यानी इटियोलॉजी की बात करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है, जो कि 90% केसेज में पेप्टिक अल्सर का कारण होता है, वो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा जो होता है इसके अदर कोजेज या रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, पेप्सिन होता है। इनके अंदर जो एच पाइलोरी होता है वो ज़्यादा डैमेज करता है अपनी म्यूकोजा को। इसके अलावा NSAIDs होती है, ऐसी मेडिसिन जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। ये ड्रग्स जो होती है अपनी जो म्यूकोजा होती है, स्टमक की म्यूकोजा होती है, उसको डैमेज कर देती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, डाइक्लोफेनिक है, निमोसलाइड है, आइबुप्रोफेन है। ये कुछ पेन किलर मेडिसिन होती है जो कि एंटीपायरेटिक भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। तो ये जो है इनका साइड इफेक्ट होता है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज कर देती है। इट मीन्स ऐसा पर्सन जिसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है और वो NSAIDs का भी यूज करता है तो उसको ज़्यादा रिस्क होता है पेप्टिक अल्सर होने का। इसके अलावा GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के केस में भी हो सकता है। ऐसा पर्सन जो कि स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर सकता है, या फिर कोई पर्सन जो है एसिडिक ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा करता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, स्पाइसी फूड का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के साथ में, या फिर स्ट्रेस भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोज होता है। इसके अलावा एक जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिनोमा के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्यूमर होता है पेनक्रियाज के अंदर जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स का कैंसर होता है। तो अगर गैस्ट्रिन हार्मोन जो है अगर ज़्यादा बनेगा तो वो जो है HCl के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और जब HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वहाँ पर जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, इसके अलावा हार्ट बर्न होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, और वोमिटिंग के साथ में ब्लड आना भी इसका एक सीवियर सिम्टम, वार्निंग सिम्टम होता है, जिसे हम लोग जो है हेमेटोएमेसिस बोलते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें, जैसे किसी पर्सन को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर डिओडिनल अल्सर है तो उसको कंपेरेटिव रूप से हम लोग देखते हैं। तो अगर किसी पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेन जो होगा वो हार्ट बर्न पेन होगा और रेडिएटिंग होगा, और अगर डिओडिनल अल्सर है तो वो बर्निंग और एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। दूसरा पॉइंट है कि पेन कैसे इंड्यूस होता है। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो खाना खाते ही पेन स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है तुरंत। और अगर डिओडिनल अल्सर है तो खाना खाने के बाद तो पेन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 2 to 3 आवर यानी 2 से 3 घंटे के बाद में पेन हो जाता है। इसके अलावा पेन इंक्रीज होता है, खाना खाने से अगर पेन इंक्रीज हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर का साइन है, और अगर भूखे रहने की वजह से अगर पेन हो रहा है तो वो डिओडिनल अल्सर का साइन है। इसके अलावा पेन रिलीव हो जाता है अगर वोमिटिंग से तो वो गैस्ट्रिक अल्सर का साइन है, और अगर खाना खाने से पेन रिलीव हो रहा है तो वो डिओडिनल अल्सर का साइन है। इसके अलावा जो वोमिटिंग होती है वो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर मोस्टली होती है, जबकि डिओडिनल अल्सर में रेयरली या कभी कभी हो सकती है। इसके अलावा जेंडर जो होता है, फीमेल्स के अंदर जो है गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होते हैं और मेल के अंदर जो है डिओडिनल अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एज ग्रुप की बात करें तो 50 से 60 ईयर में जो है गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादा होते हैं, जबकि 30 से 40 की एज के अंदर जो है डिओडिनल अल्सर सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग बात करते हैं कि कोजेस से लेकर के सिम्टम परसिस्ट होने तक की क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो किसी भी एटियोलॉजिकल कोज जैसे कि एच पाइलोरी होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, या फिर NSAID ड्रग्स होते हैं, किसी भी कारण से क्या होगा कि जो अपना
स्टमक है उसके अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एच पाइलोरी बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। और अमोनिया की नेचर साइटोटॉक्सिक होती है और ये म्यूकोजा को डैमेज कर देती है, म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाते हैं स्टमक के अंदर, और उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे पेप्टिक अल्सर का पता लगाया जा सकता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के अलावा हम लोग जो है 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है एंडोस्कोपी, यानी एंडोस्कोप को डाल करके अल्सर को डायरेक्ट विजुलाइज किया जाता है, और ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है पेप्टिक अल्सर का, यानी सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। दूसरा होता है बेरियम स्वेलो, यानी बेरियम का पेस्ट जो होता है पर्सन को इंजेस्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में जो है आफ्टर 1 आवर जो है पर्सन का एक्सरे लिया जाता है, तो जिसके अंदर जहाँ पर बेरियम एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एरिया जो है एक्सरे के अंदर अलग से दिखाई देता है, और जहाँ अल्सर होगा वहाँ पर बेरियम जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है बेरियम स्वेलो के अलावा, वो होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, पर्सन को कार्बोनेटेड यूरिया जो है स्वेलो कराई जाती है, और स्वेलो कराने के बाद में आफ्टर 1 आवर क्या होगा, क्योंकि एच पाइलोरी अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा उस पर्सन के अंदर तो यूरिया को ब्रेक डाउन कर देता है अमोनिया के अंदर, और पर्सन के ब्रीथ से जो है यूरिया या अमोनिया की ब्रीथ जो है बाहर आएगी। अगर ऐसा आता है इट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है, और नहीं आता है इट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। इट मीन्स यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है वो एच पाइलोरी की प्रेजेंस के बारे में किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसके मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन होता है। पहला होता है हेमरेज यानी ब्लीडिंग, इस केस में जो है वोमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग आती है, तो ये इसका वार्निंग साइन होता है। दूसरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है परफोरेशन, इट मीन्स स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो फुल डेप्थ के अंदर जो होती है परफोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर स्टमक का कंटेंट चला जाता है और पेरिटोनाइटिस जो है पर्सन को हो सकता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी पाइलोरिक एंट्रम जो होता है वो स्टेनोसिस नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो कंटेंट है वो आगे ड्यूओडेनम के अंदर नहीं जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे स्ट्रेस को अवॉइड करना, बैड फूड हैबिट्स को अवॉइड करना, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनको अवॉइड करना, NSAIDs ड्रग को कम करना या अवॉइड करना, इस तरीके की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल थेरेपी होती है, जो कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ट्रिपल थेरेपी जो होती है उसमें 2 एंटीबायोटिक और 1 प्रोटोन पंप इनिबिटर यानी PPIs को जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1 से 2 वीक तक यूज किया जाता है। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, और कोई भी एक PPI जैसे एस्मोप्राजोल है या फिर ओमेप्राजोल 20 mg है। ये कॉम्बिनेशन के अंदर 3 कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जिसमें 2 एंटीबायोटिक होती है और 1 PPI होती है। अदर कॉम्बिनेशन है जैसे मेट्रानिडाजोल है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, और एस्मोप्राजोल या ओमेप्राजोल के अंदर से कोई भी एक यूज की जा सकती है। तो ये ट्रिपल थेरेपी होती है जिसे 1 से 2 वीक तक लगातार यूज किया जाता है। तो इसके अंदर 90% केसेज में पेप्टिक अल्सर को ये ट्रीट कर देती है। क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि 2 एंटीबायोटिक और 1 PPI के साथ में जो है एक जो है बिस्मथ सैलिसाइलेट जो कि फ्लूइड एब्जॉर्बेंट होते हैं, इनको यूज किया जाता है, जो कि एक तरीके की एंटी डायरियल मेडिसिन होती है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्वाड्रिपल थेरेपी कहलाता है। मोस्ट कॉमनली इसमें यूज किया जाता है जैसे मेट्रोनिडाजोल है प्लस टेट्रासाइक्लिन है, और इसके साथ में एस्मोप्राजोल या फिर इसके साथ में जो है बिस्मथ सैलिसाइलेट, यानी ये 4 का कॉम्बिनेशन होता है, ये क्वाड्रिपल थेरेपी कहलाता है। कुछ केसेज में जो है एमोक्सिसिलिन के रिप्लेसमेंट में जो है लेवोफ्लक्सासिन का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम करती है। जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन नहीं है फिर भी अगर पेप्टिक अल्सर बन जाता है तो उस केस में प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर्स दी जाती है जैसे रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है। इसके अलावा जो PPIs जो होती हैं यानी प्रोटोन पंप इनिबिटर्स है जैसे कि ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, रेबेप्राजोल है, एस्मोप्राजोल है, ये मेडिसिन भी क्या करती है गैस्ट्रिक एसिड जो बनता है उसके फॉर्मेशन को कम करती है। अब हम लोग जो है पेप्टिक अल्सर का सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 4 तरीके के सर्जिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किए जाते हैं पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहला होता है वेगोटोमी, यानी इसके अंदर वेगस नर्व को जो है वेगस नर्व के पार्ट्स को जो है कट किया जाता है जो कि स्टमक को सप्लाई होती है। और वेगस नर्व अपनी 10th क्रेनियल नर्व होती है जो कि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। तो जब भी वेगस नर्व से इम्पल्स आते हैं
उस टाइम पे क्या होगा, HCl का प्रोडक्शन होता है, यानी HCl के प्रोडक्शन में वेगस नर्व का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ पर वेगोटोमी के द्वारा जो है HCl के प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है। इस तरीके से पेप्टिक अल्सर को रोका जा सकता है। दूसरा इंटरवेंशन होता है गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक बाईपास ओपनिंग बना दी जाती है, जिसके बाद में क्या होगा, स्टमक का मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है डायरेक्ट ड्यूओडेनम में जाने के बजाय जो है डायरेक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो स्टमक में कम टाइम के लिए रुकेगा, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होगा और जो है पेप्टिक अल्सर इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तीसरा ट्रीटमेंट होता है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कंप्लीट स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है और जो ईसोफेगस होती है उसको ड्यूओडेनम के साथ में डायरेक्ट एनास्टमोस कर दिया जाता है। चौथा होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है कि स्टमक का 1/3 या हाफ या 2/3 पार्ट रिमूव करके बाकी के पार्ट को इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ दिया जाए। इसमें दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं। पहला होता है बिलरोथ 1 और दूसरा होता है बिलरोथ 2। तो बिलरोथ फर्स्ट जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टमक के अल्सर वाले पार्ट यानी पाइलोरिक पार्ट को जो कट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में जो है कटे हुए पार्ट से जो आगे का जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ड्यूओडेनम होती है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके की जो सर्जरी होती है उसे बिलरोथ फर्स्ट या फिर गैस्ट्रो ड्यूओडेनोस्टोमी बोलते हैं। दूसरा होता है बिलरोथ 2। इसमें क्या करते हैं कि स्टमक का जो आगे का पार्ट होता है जिसे पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं उसे काट दिया जाता है। उसके बाद में जो होता है इसको जेजुनम से अटैच किया जाता है, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो पेप्टिक अल्सर है वो ड्यूओडेनम में बनते हैं, तो ड्यूओडेनम को बाईपास करके जेजुनम से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो स्टमक का कंटेंट होगा वो डायरेक्ट जो जेजुनम के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके के एनास्टमोसिस को जो है गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी या फिर बिलरोथ 2 भी बोला जाता है। अब क्या होता है कि किसी पर्सन में अगर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। तो डंपिंग सिंड्रोम में क्या होगा, स्टमक का पार्ट रिमूव कर दिया जाता है जिसे डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, खाना खाने के 10 से 30 मिनट के अंदर जो है स्टमक एम्प्टी हो जाता है और पर्सन को जो है डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, पर्सन को बताया जाता है कि उसे खाना खाने के 30 मिनट तक कम से कम लेटे रहना है, उसको बैठना नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सकता है और उस पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो लिक्विड डाइट जैसे कि मिल्क है या फिर हाई शुगर डाइट है इनको अवॉइड करे, क्योंकि इनकी वजह से स्टमक जो होगा जल्दी जो है एम्प्टी हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी दिया जाता है डंपिंग सिंड्रोम में, जैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि डाइसाइक्लोएमाइन जो कि एंटी स्पाज्मोडिक होती है। ये मेडिसिन क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से फूड जो होगा स्टमक में जल्दी से आगे पास आउट नहीं होगा और डंपिंग सिंड्रोम प्रिवेंट हो जाता है। आज का वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।